नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले दोस्तों। साइंस के 30 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए खास करके, ठीक है दोस्तों? स्पेशल बिहार दरोगा, एनटीपीसी, रेलवे, आरपीएफ यानी सभी एग्जाम के लिए साइंस दोस्तों इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है? जिस एग्जाम में साइंस पूछा दोस्तों इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है? तो ज़बरदस्त तरीके से आज साइंस को डिस्कस करने वाले हैं 30 प्रश्नों को। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? टेलीग्राम चैनल जोड़ लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों? टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है कि अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता दोस्तों? तो याद रखिएगा कि अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ठीक है? अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि विटामिन का खोज किसने किया था। याद रखिएगा, इसका खोज किया था दोस्तों फंक, ठीक है? फंक ने विटामिन का खोज किया था। कब किए थे? तो फंक ने विटामिन का खोज किए थे 1911 में, ठीक है? कब किए थे? 1911 में फंक ने विटामिन का खोज किया था, याद रखिएगा। बात करेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करेंगे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? इसकी कमी से जो रोग होता है, याद रखिएगा, स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत जो माना जाता है वो आंवला को माना जाता है। किसे माना जाता है? आंवला, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करेंगे, यहाँ पे समझिएगा, विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? तो याद रखिए गाजर है। गाजर जो माना जाता है विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी, ठीक है? विटामिन बी वन अगर यहाँ पे कर देंगे तो विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों क्या होता है? थायमीन होता है। थायमीन, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है विटामिन बी टू, ठीक है? विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, नाइन और 11, 12 भी होता है। यानी विटामिन बी में दोस्तों बी 12 तक होता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन बी वन का रसायन नाम थायमीन होता है। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग? बेरी बेरी होता है दोस्तों, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे तो विटामिन डी का रसायन नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रसायन नाम होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कैल्सीफिरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफिरॉल, ठीक है? कैल्सीफिरॉल जो होता है ये विटामिन डी का रसायन नाम होता है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है ये टेकोफिरॉल होता है। टेकोफिरॉल, ठीक है? टेकोफिरॉल जो होता है ये विटामिन ई का रसायन नाम होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है जो बच्चों में होता है। और विटामिन ई की कमी से याद रखिएगा बांझपन होता है दोस्तों जो महिलाओं में होता है, ठीक है? बांझपन, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता दोस्तों? तो विटामिन सी जो है अंडा में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा विटामिन सी जो है ये दूध में भी नहीं पाया जाता है, ठीक है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है? पूछेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील, याद रखिएगा, वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो ए, डी, ई और के होता है, ठीक है? विटामिन ई, डी, ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और पूछेगा पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है दोस्तों वो बी और सी है। बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील विटामिन बी, विटामिन सी, ये पानी में घुलनशील है। और दूध में घुलनशील विटामिन, दूध में जो है विटामिन सी भी नहीं पाया जाता है। और दोस्तों अंडा में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। समझ गए? चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या कर रहा है। अगला सवाल आपके सामने है कि चेचक के टीका का खोज किसने किया था दोस्तों? तो चेचक के टीका खोज किया था, याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है? एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोज किया था। लुई पास्चर दोस्तों, लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोज किया था। याद रखिएगा कि रेबीज का टीका, ठीक है? रेबीज का टीका खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोज किया था। और चेचक ने दोस्तों, यानी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका खोज किया था, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करेंगे कि रॉबर्ट हुक दोस्तों, तो रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका खोज किया था। कोशिका, ठीक है? कोशिका खोज किया था। कब किया था कोशिका खोज? तो याद रखिए दोस्तों इसका जो खोज किया गया था कोशिका का कब हुआ था? तो 1665 में हुआ था। याद रखिएगा 1665, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज किया था। लेकिन ये जो कोशिका था ये दोस्तों मृत कोशिका था। कैसी कोशिका था? मृत कोशिका खोज किया गया था। किसके द्वारा? तो मृत कोशिका खोज किए तो रॉबर्ट हुक, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रॉबर्ट हुक जो किए थे ये मृत कोशिका खोज किए थे। और जीवित कोशिका खोज किए थे एंटोनी वॉन लुवेनहॉक 1674 में, ठीक है? याद रखिएगा। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज किए थे 1665 में, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है।
और कोशिका का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। जॉन साल्क की अगर बात करें दोस्तों, याद रखिएगा, जॉन साल्क ने पोलियो का टीका खोज किया था। याद रखिएगा, पोलियो पोलियो का टीका खोज किसने किया था? तो पोलियो का टीका, ठीक है, पोलियो का टीका, ठीक है, पोलियो का टीका खोज किया था जॉन साल्क ने। रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, कोशिका खोज किया था जो को मृत कोशिका था। कब किए थे? 1665 में। एडवर्ड जेनर ने चेचे का टीका खोज किया था। लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज के टीका खोज किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों 3 नंबर सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है दोस्तों? तो शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति करता है वो दोस्तों आरबीसी करता है। कौन करता है? आरबीसी। आरबीसी का अगर याद रखिएगा रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर बात करेंगे कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है, याद रखिएगा आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना दिन होता है? तो 120 दिन होता है दोस्तों। कितना दिन होता है? 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात करें दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, याद रखिएगा व्हाइट ब्लड सेल, इसका जो जीवन काल होता है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है, याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 1 से 4 दिन तक। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन तक, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। ठीक है, याद रखिएगा। और शरीर में जो ऑक्सीजन को पूर्ति करता है वो कौन करता है दोस्तों? आरबीसी करता है। याद रखिएगा। अगर बात करेंगे राइबोसोम को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। याद रखिएगा, लाइसोसोम को दोस्तों आत्मा हत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, आत्मा हत्या की थैली, आत्मा हत्या की थैली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आत्मा हत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को खोज किसने किया था? तो डी दुबे। ठीक है, डी दुबे ने किसका खोज किया था? तो लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी दुबे ने लाइसोसोम का खोज किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? इसका जो खोज किए थे माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। याद रखिएगा, अल्टमैन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया था, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करेंगे कि कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्तिगृह। ठीक है, कोशिका का शक्तिगृह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है दोस्तों? आरबीसी करता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर बात करें दोस्तों, इसका वो होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए, 4 आपके सामने है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया रोग में दोस्तों। याद रखिएगा, हीमोफीलिया रोग में दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, यानी कि आपको अगर हीमोफीलिया रोग हो जाएगा तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करेंगे कि मधुमेह दोस्तों, याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? इसको डायबिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से, याद रखिएगा इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इंसुलिन कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है दोस्तों। इसको डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। ठीक है, याद रखिए डायबिटीज इसको कहा जाता है, डायबिटीज। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है। याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से, याद रखिएगा आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है। इस घेंघा रोग को दोस्तों कौन सा रोग बोलते हैं? तो घेंघा रोग को ही दोस्तों गलगंड रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलगंड रोग। ठीक है, याद रखिएगा गलगंड जो रोग बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? तो घेंघा रोग को गलगंड रोग बोला जाता है, जो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है दोस्तों? हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने दोस्तों 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि अक्रिय गैसों के वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? याद रखिएगा कि अक्रिय गैसों की वाहितम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अक्रिय गैस का खोज किसने किया था दोस्तों? अक्रिय गैस का जो खोज किए थे, इसी को दोस्तों इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। ठीक है, निष्क्रिय गैस
इसी को कहा जाता है, यानी अक्रिय गैस को दोस्तों निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, निष्क्रिय गैस कहा जाता है दोस्तों किसको, अक्रिय गैस को। इसी को दोस्तों इनर्ट गैस कहा जाता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, IN। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि अक्रिय गैस को ही इनर्ट गैस कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अक्रिय गैस का जो खोज किया गया था, आपको ध्यान रखना है, इसका जो खोज किया दोस्तों रैमजे के द्वारा किया गया था, रैमजे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो अक्रिय गैस कितने हैं, अक्रिय गैस 6 है। ठीक है दोस्तों, अक्रिय गैस कितने हैं दोस्तों, अक्रिय गैस पूछेगा, अक्रिय गैस कितने हैं, तो दोस्तों ये 6 है। कितने हैं, 6। कौन कौन सा है, सबसे पहला दोस्तों हीलियम। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, हीलियम, नियॉन। ठीक है, तीसरा आर्गन। चौथा क्या हो जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, KR क्रिप्टन। ठीक है, पांचवा क्या हो जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, RN रेडॉन। ठीक है दोस्तों, और जेनॉन, XE से जेनॉन। ठीक है, याद रखिएगा, XE से क्या हो जाएगा, जेनॉन। ठीक है, देखिए HE से हीलियम, NE से नियॉन, AR से आर्गन, KR से क्रिप्टॉन, RN से रेडॉन और XE से जेनॉन। ठीक है, तो टोटल याद रखिएगा दोस्तों अक्रिय गैस कितने होते हैं, तो अक्रिय गैस होते हैं 6। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अक्रिय गैसों की वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अक्रिय गैस की वायतम कक्षा में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। ठीक है, ये आपको ध्यान, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचिएगा, ठीक है, किसी भी इन सभी तत्व में, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, इस 6 में किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप खींचिएगा तो उसके वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ किसको छोड़कर, तो हीलियम को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि ये अपवाद में है, क्या दोस्तों, यानी हीलियम को छोड़कर। ठीक है, याद रखिएगा, हीलियम को छोड़कर दोस्तों ये क्या है, अपवाद में है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये अपवाद है, बाकी सब में क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, अपवाद में है हीलियम। ठीक है, सबसे पूछेगा इसमें दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे इसमें भारी अक्रिय गैस कौन सा दोस्तों, तो रेडॉन। रेडॉन क्या, ये भारी है। ठीक है, ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता। सवाल पूछेगा कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन जो दोस्तों ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये जो है रेडॉन वायुमंडल में लगभग नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है रेडॉन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो अक्रिय गैसों के वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 6 नंबर सवाल देखिए। 6 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है दोस्तों, तो याद रखिए ये चांदी है। ठीक है, चांदी का संकेत क्या होता है, चांदी का जो संकेत होता है दोस्तों Ag होता है, Ag। देखिए जी जो आता है दोस्तों कैसे रखना है, इसका जो परमाणु संख्या, इसका याद रखिएगा परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु जो संख्या होता है इसका किसका, तो 47 होता है। कितना होता है, 47। याद कैसे रखना है दोस्तों, ठीक है, देखिए जी का जो ABCD में अक्षर में जो मान आता है, जैसे A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। ठीक है, उसी तरह से जी जो दोस्तों 7वें नंबर पे आता है। कितना नंबर पे, 7वें नंबर पे। तो G7 होता है दोस्तों, जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग में G7 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी तरह से 47 हो जाएगा। ठीक है, यानी चांदी का परमाणु संख्या हो जाएगा 47, Ag 47। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे सोना की बात करें दोस्तों, इसका AU होता है दोस्तों, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 79 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तांबा दोस्तों कॉपर CU होता है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। जस्ता दोस्तों जिंक होता है ZN, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है। कितना होता है, 30। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है, वो दोस्तों चांदी जो है ये सबसे अधिक सुचालक है खास करके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और सबसे ज्यादा चांदी का सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है दोस्तों, कौन सा देश करता है, तो दोस्तों मैक्सिको करता है, जिसकी राजधानी क्या होता है, मैक्सिको सिटी। सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करता है मैक्सिको देश। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, 7 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, देखिए लार किसके पाचन में सहायक होता है दोस्तों, सवाल क्या है कि लार को दोस्तों सलाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सलाइवा। तो लार जो है ये किसके पाचन में सहायक होता है दोस्तों, तो ये दोस्तों याद रखिएगा ये स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है दोस्तों लार किसके पाचन में सहायक होता है, स्टार्च। ठीक है, देखिए तो लार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, लार, ठीक है, याद रखिएगा जब हम लोग खाना चबाते हैं, ठीक है, तो जब लार के द्वारा दोस्तों बढ़िया से खाना अथी होता है, जैसे हम लोग जब खाना चबाते हैं लार के द्वारा, उसको मिक्स करके बढ़िया से क्या होता है, पेट के अंदर जाता है दोस्तों लार। तो लार जो होता है दोस्तों, ये इसमें लार में याद रखिएगा, इसमें दोस्तों 99% जल होता है। ठीक है, जल जो होता है लार में 99% होता है, याद रखिएगा 99% जल होता है दोस्तों। और याद रखिए दोस्तों इसमें 1% क्या होता है, 1% एंजाइम होता है। ठीक है, एंजाइम कितना परसेंट होता है दोस्तों, 1% एंजाइम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो लार में 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, हम क्या बताए थे, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से बताए थे, ए डी ई के, और पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, 8 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, देखिए वॉशिंग सोडा दोस्तों, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है दोस्तों, तो सोडियम कार्बोनेट का। किसका है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करेंगे वॉशिंग सोडा को दोस्तों क्या बोलते हैं, धोने का सोडा, धोवन सोडा। क्या बोलते हैं, धोवन सोडा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, धोवन सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा। इसी को क्या बोलते हैं, इसका क्या होता है रासायनिक नाम, सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, खाने का सोडा। देखिए आप कंफ्यूजन हो जाते होंगे कि सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा होगा या फिर खाने का सोडा, तो हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है, बाई। तो बाई जो होती है, बाई क्या करती है, खाना बनाती है बाई। ठीक है, जो नौकरानी जो होती है, जिसको हम लोग बाई भी बोलते हैं, तो बाई क्या करती है दोस्तों, खाना बनाती है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, खाने का सोडा। क्या हो जाएगा दोस्तों, खाने का सोडा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, और सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा, इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, याद रखिएगा, NaCO3 होता है, NaCO3 होता है दोस्तों। क्या होता है, NaCO3 होता है। ठीक है, अच्छा सोडियम क्लोराइड दोस्तों क्या होता है, नमक। क्या होता है दोस्तों, नमक होता है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, NaCl। क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे है दोस्तों, लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस, यानी कि हंसाने वाला जो गैस होता है दोस्तों, लाफिंग गैस इसको बोलते हैं। इसका क्या होता है, N2O होता है। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, N2O। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, 9 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 9 आपके सामने है कि विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई यूनिट है दोस्तों क्या होता है, याद रखिएगा, विद्युत शक्ति वाट होता है। क्या होता है, वाट। शक्ति यहाँ पे है दोस्तों, विद्युत धारा नहीं है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का, ठीक है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करेंगे कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा, ठीक है, दोनों का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। वोल्ट का दोस्तों किसका होता है, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विभव। ठीक है, विभव, याद रखिएगा, विद्युत विभव, विभव का जो एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है दोस्तों। विद्युत विभव का एसआई मात्रक यहाँ पे ले लीजिएगा, विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत विभव, याद रखिएगा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। याद रखिए दोस्तों, न्यूटन किसका होता है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, बल का एसआई मात्रक और भार का एसआई मात्रक दोनों का न्यूटन होता है, बल एवं भार। ठीक है, याद रखिएगा, बल एवं भार का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो न्यूटन होता है। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, वाट दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, जूल किसका होता है, कार्य और ऊर्जा का, वोल्ट विद्युत विभव का, न्यूटन दोस्तों बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण क्या है, त्वरण दोस्तों इसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसको संकेत में ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए। ठीक है, इसका जो ये क्या दोस्तों, ये सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये सब क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल आपके सामने है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, हरगोविंद खुराना को। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ये आपको ध्यान रखना है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार, तो आपको ध्यान रखना है 1968 को दिया गया था। ठीक है, यानी हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार 1968 को दिया गया था। किसके लिए, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था। सबसे पहले बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ है, आपको ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, देखिए पुरस्कार, इसकी बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है दोस्तों, तो ये कब से दिया जाना रहा है, याद रखिएगा, ये 1901 से, कब से, 1901 से दोस्तों दिए जाने लगा है। ठीक है, यानी नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है
अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबल के याद में, ठीक है, यानी अल्फ्रेड, याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबल के याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है कि अल्फ्रेड नोबल ने जो आविष्कार किए थे, किसका आविष्कार किए थे, ठीक है, जो आविष्कार किए थे, आपको ध्यान रखना है कि अल्फ्रेड नोबल ने आविष्कार किसका किए थे, तो डायनामाइट का आविष्कार किए थे, डायनामाइट का आविष्कार किए थे, कब किए थे, तो 1867 में किए थे। आपको ध्यान रखना है कि डायनामाइट का जो आविष्कार किए थे, आपको ध्यान रखना है 1867 में किए थे, ठीक है, यानी 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किए थे। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि अल्फ्रेड नोबल के याद में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, कब से, 1901 से। और नोबेल पुरस्कार दोस्तों कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन सा, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, कितना हो गया, 5। एक और किस में दिया जाता है, और ये दोस्तों साहित्य तो हो ही गया, ठीक है, भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद साहित्य में दिया जाता है, ठीक है, साहित्य में, ठीक है। उसके बाद शांति के क्षेत्र में दोस्तों, शांति हो गया, ठीक है, शांति फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। एक दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। एक और दोस्तों एक और क्या हो गया, एक हो जाएगा शांति साहित्य, एक दोस्तों क्या हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अल्फ्रेड नोबल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किए थे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे, अच्छा, हर साल जो है 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरण किया जाता है, याद रखिएगा, 10 दिसंबर को दोस्तों, ठीक है, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरण किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 10 दिसंबर को, ठीक है। तो सवाल क्या था कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 11 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, 11 सवाल आपके सामने है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच, ठीक है, कोशिका झिल्ली, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच झिल्ली के बीच एक तरल पदार्थ होता है, एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, तो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच एक तरल पदार्थ होता है, उसी को दोस्तों साइटोप्लाज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों, तो साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। लाइसोसोम को बताया था दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, ठीक है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को खोज किसने किया था, तो डी दुबे ने किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे राइबोसोम को, प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक, किसे कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होता है, पत्ते हरे होते हैं क्लोरोप्लास्ट के कारण, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में याद रखिएगा जो मेन रूप से मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है, तो साइटोप्लाज्म कहलाता है। देखिए साइटोप्लाज्म यानी कि केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच एक तरल पदार्थ होता है दोस्तों, उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए अगला 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है दोस्तों, तो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को बताता है। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, जिसको एम्फीबिया को दोस्तों उभयचर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उभयचर, ठीक है, उभयचर क्या बोलते हैं दोस्तों, उभय इसको क्या बोलते हैं, उभयचर भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। यानी एम्फीबिया को दोस्तों क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं, ठीक है। तो एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, यानी कि जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु को बताता है, ठीक है, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु को बताता है एम्फीबिया, इसको क्या बोलते हैं, उभयचर। जैसे इंग्लिश अगर हम इसका एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेढक, क्या हो जाएगा, मेढक क्या है दोस्तों, ये जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। सांप के बारे में बोलेंगे, सांप स्थल में भी रह सकता है, ठीक है, और जल में भी रह सकता है दोस्तों। लेकिन मगरमच्छ की बात करेंगे तो मगरमच्छ संभव है क्या, मगर स्थल पर रहता है, ज़्यादा वो पानी में ही रहता है, ठीक है। मछली ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो मेढक इसका क्या हो जाएगा, मेढक हो जाएगा दोस्तों उभयचर यानी एम्फीबिया।
ये क्या होगा, जल एवं स्थल दोनों पे रह सकने वाले बताता है एम्फीबिया, जिसको क्या बोलते हैं, इसको उभयचर भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्फीबिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 13 नंबर सवाल देखिए। देखिए दोस्तों, 13 आपके सामने है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है दोस्तों। ठीक है, यानी शीतकाल में, शीतकाल में क्या होता है दोस्तों, पेंडुलम जो घड़ी वो तीव्र गति से चलती है और ग्रीष्म काल में सुस्त हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीष्म काल में इसका जो मेन रूप से आवर्त काल होता है दोस्तों, शीतकाल में बढ़ जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आवर्त काल शीतकाल में क्या होता है, बढ़ जाता है, और ग्रीष्म ऋतु काल में घट जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में और सुस्त हो जाती है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, सुस्त हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। देखिए 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि आधुनिक आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों। तो आधुनिक आनुवांशिकी के जनक के रूप में याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इन्होंने जीवित कोशिका खोज किया था, याद रखिएगा। जीवित कोशिका खोज किसने किया था, जीवित कोशिका। ठीक है, जीवित कोशिका खोज किए थे कौन, तो जीवित कोशिका खोज किए थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब किए थे, याद रखिएगा, इन्होंने जीवित कोशिका खोज किए थे, कब किए थे, 1674 में किए थे। कब किए थे, 1674। ठीक है, आपको ध्यान रखना। जे थॉमसन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। और चार्ल्स डार्विन की अगर बात करते हैं तो क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया था, क्रम विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, दिए थे चार्ल्स डार्विन ने। क्रम विकास का सिद्धांत दिए थे चार्ल्स डार्विन दोस्तों। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन में दोस्तों याद रखिएगा ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों ऋण आवेश होता है, ऋण यानी कि माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। इसे खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन। ठीक है, यानी कि इस पे नहीं, यहाँ पे देखिएगा, अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पे होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, तो माइनस होता है। ठीक है, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दोस्तों, वॉन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एंटोनी वॉन। ठीक है, याद रखिएगा, एंटोनी वॉन दोस्तों, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका खोज किए थे 1674 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल देखिए। 15 आपके सामने है कि निम्न में से धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है दोस्तों। तो तांबे की जो मात्रा अधिकतम होती है, याद रखिएगा, अगर बात करेंगे तो दोस्तों कांसा में। ठीक है, कांसा में क्या होता है, तांबे की मात्रा अधिकतम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कांसा में तांबे की मात्रा अधिकतम होता है। लगभग करीब बात करेंगे तो करीब 80% के आसपास दोस्तों तांबे की मात्रा होता है कांसा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे, देखिए दोस्तों, पीतल किसे किससे मिलकर बनता है दोस्तों, तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनता है। आपको ध्यान रखना है, तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनता है। ठीक है, जिंक यानी जस्ता, याद रखिएगा, तांबा प्लस जस्ता से मिलकर कौन बनता है, तो याद दोस्तों आपको ध्यान रखना, पीतल जो है ये तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है, तो कांसा में। तांबे का क्या इसको बोलते हैं, तो कॉपर बोलते हैं, Cu बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका संकेत Cu होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 16 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 16 आपके सामने है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, एक्स किरण की जो ऊर्जा होती है ये अधिकतम होती है। ठीक है, यानी निम्नलिखित की बात कर रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो एक्स किरण का। एक्स किरण का खोज किसने किया था, इसका खोज किया था, आपको ध्यान रखना है, रॉन्टजेन ने किया था। ठीक है, रॉन्टजेन। ठीक है, याद रखिएगा, रॉन्टजेन ने एक्स किरण का खोज किया था। ठीक है, एक्स किरण जो दोस्तों ये अस्थि को पार नहीं कर सकता है, यानी हड्डी को। ठीक है, याद रखिएगा, एक्स किरण जो है ये अस्थि को यानी हड्डी को पार नहीं कर सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्स किरण खोज किसने किया था, रॉन्टजेन ने किया था। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है दोस्तों, तो एक्स किरण की जो ऊर्जा है ये अधिकतम होती है। इन मुकाबले सबसे ज्यादा अधिकतम होती है एक्स किरण का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के तरंगों का जो प्रयोग है इनमें से रात्रि दृष्टि यानी कि रात में देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है,
तो अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग का, ठीक है। यानी कि रात्रि में देखने के लिए दोस्तों, जैसे कि चोर को पकड़ने के लिए या फिर कोई भी चीज को देखने के लिए, ठीक है, मेन रूप से अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग का। इसका जो अवरक्त तरंग का जो ज्यादा उपयोग करते हैं पुलिस लोग करते हैं रात में खास करके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। 18 नंबर सवाल देखिएगा, पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर, ठीक है। यानी पुष्प के केंद्र के भाग को स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 19 नंबर सवाल देखिए। देखिए दोस्तों 19 नंबर सवाल आपके सामने है कि मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती है दोस्तों? तो अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मानव की जो पसलियां होती है, पसली, ठीक है, लगभग 639, सॉरी दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, कि मानव में पसलियों की संख्या कितनी होती है। सवाल बताइएगा कि मानव में पसलियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, पसलियों की संख्या, ठीक है। आपके लिए एक सवाल है दोस्तों, इसके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मानव में पसलियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। आप सबका मैं चेक करूंगा, ठीक है दोस्तों, कि कौन कौन आंसर दिए हैं, ठीक है। तो मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती है दोस्तों? ये अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं लिगामेंट, देखिए अगर बात करेंगे तो लिगामेंट की अगर बात करते हैं, हड्डी से हड्डी क्या होता है, ठीक है, हड्डी से हड्डी जो जुड़ता है दोस्तों क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। हड्डी से हड्डी जब जुड़ता है, हड्डी से हड्डी, ठीक है, हड्डी से जब हड्डी जुड़ता है दोस्तों क्या बोलते हैं? लिगामेंट के द्वारा ही जुड़ा रहता है, ठीक है। और हड्डी से जब मांसपेशी जुड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, हड्डी से मांसपेशी, हड्डी से मांसपेशियों के साथ जो जुड़ता है, मांसपेशियों, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो टेंडन बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए, हड्डी से मांसपेशियों जोड़ने के लिए टेंडन, और लिगामेंट क्या होता है? हड्डी से हड्डी जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट, ठीक है। और मानव की पसलियों की किसके साथ जुड़ी होती है? तो अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। 20 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए, सुक्रोज नामक, ठीक है, सुक्रोज नामक एंजाइम शकरा को किसमें बदलती है दोस्तों? याद रखिएगा, सुक्रोज नामक एंजाइम जो शकरा को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलती है। किसमें बदलती है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करते हैं, देखिए दोस्तों क्या करता है लाइपेज, क्या करता है दोस्तों? वसीय ये उसको क्या बोलते हैं? देखिए सबसे पहले बात करेंगे अमीनो अम्ल के बारे में। मानव शरीर में टोटल कितने अमीनो अम्ल होते हैं दोस्तों? तो मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में अमीनो अम्ल कितने होते हैं? तो अमीनो अम्ल जो होते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? यानी मानव शरीर में अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और 9 जो अमीनो अम्ल होता है, 9 बहुत महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल होता है मानव शरीर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे दोस्तों कि ग्लिसरॉल, देखिए ग्लिसरॉल की अगर बात करेंगे, लाइपेज क्या करता है दोस्तों? लाइपेज जो है, लाइपेज मेन रूप से देखिए, लाइपेज वसीय अम्ल को ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, आपको ध्यान रखना, C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो सुक्रोज नामक एंजाइम क्या करता है शकरा को? तो दोस्तों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 21 नंबर सवाल देखिएगा। 21 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है दोस्तों? यानी कि फिलोसफर्स वुल्फ कहलाता है, ठीक है, कौन सा कहलाता है? जिंक ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड जो है ये यशद पुष्प, यानी कि जिंक ऑक्साइड का एक और नाम क्या है? इसी का एक और नाम है दोस्तों यशद पुष्प है। क्या है? यशद पुष्प, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, यशद पुष्प इसी का नाम है, ठीक है। यानी कि जिंक ऑक्साइड का ही नाम है यशद पुष्प, और इसी को क्या बोलते हैं? इसका जो सूत्र होता है ZNO होता है। क्या होता है? ZNO, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प यानी कि फिलोसफर वुल कहलाता है? कौन सा? जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। 22 नंबर सवाल देखिएगा। 22 आपके सामने है कि पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त होता है दोस्तों? तो वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से, ठीक है, याद रखिएगा, पुष्प के किस भाग से? तो वर्तिकाग्र वर्तिका से ही केसर प्राप्त होता है, ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यानी 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 23 नंबर सवाल देखिए। 23 आपके सामने है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कौन सा विटामिन आवश्यक होता है सामान्य दृष्टि के लिए, तो विटामिन रेटिनॉल, यानी विटामिन ए, विटामिन B1 का रसायन नाम क्या होता है, रेटिनॉल हो जाएगा। यानी विटामिन ए। ठीक है, आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, तो सामान्य दृष्टि के लिए, सामान्य दृष्टि यहाँ पे पूरा आँख की बात करें दोस्तों, तो सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो रेटिनॉल जो होता है ये आवश्यक होता है, क्योंकि विटामिन ए का रसायन नाम क्या होता है, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करेंगे राइबोफ्लोविन दोस्तों, ये विटामिन B1 का रसायन नाम विटामिन B1 का रसायन नाम थायमिन है, लेकिन विटामिन B2 का रासायनिक नाम याद रखिएगा, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन B2 की कमी से एनीमिया रोग होता है। और विटामिन, याद रखिए दोस्तों, फॉलिक अम्ल की बात करते हैं तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है वो फॉलिक अम्ल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इससे जो कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो भी एनीमिया रोग ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, विटामिन B2 की कमी से एनीमिया रोग होता है, विटामिन B9 की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल होता है, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन B3 कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से जो रोग होता है दोस्तों विटामिन B3 के, याद रखिएगा, पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग। ठीक है, पेलाग्रा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन B3 कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 नंबर सवाल आपके सामने है कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस मान कितना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, या आपको ध्यान रखना है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, यानी कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, C/5। ठीक है, याद रखिएगा, F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक है, ये फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, K-273/5, यानी कि केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए दोस्तों इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, यानी C/5 बराबर F-32/9। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, यानी कि F का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे F का मान जो मान दिया हुआ है 86 दिया हुआ है, तो F की जगह रख दीजिए, C/5 हो जाएगा माइनस, यानी 86। ठीक है, -32/9, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, सॉल्व करते हैं, समझिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और 4 5 यानी 54/9 हो जाएगा। तो कितना से कटेगा, 9 कटेगा दोस्तों, 9 छक 54, तो C/5 बराबर 6 हो जाएगा। तो C बटा कितना आ जाएगा, 6×5 यानी 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 30 है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी। आपको ध्यान रखना है, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस मान कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ पे समझने का ये है दोस्तों कि यार आपको सेल्सियस मान दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में आपका मान दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगर आपको सेल्सियस में दिया हुआ है, अगर आपको केल्विन मान निकालना है तो केल्विन का भी मान दिया रहेगा, या फिर केल्विन का मान दिया रहेगा, सेल्सियस में मान निकालना है। ठीक है, यानी कोई ना कोई दिया रहेगा, उसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ था, फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ था, सेल्सियस हम यहाँ पे सॉल्व करके निकाल दिया। तो ये फॉर्मूला विंडो से आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, C/5 बराबर F-32/9 K-273/5। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे कि अगर हम केल्विन में किसी का मान निकालते हैं, केल्विन सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, ठीक है, सेल्सियस को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना। बात करेंगे यहाँ पे, समझिए 25 नंबर सवाल है कि लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, किस में नहीं होता है,
तो एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है दोस्तों, बाकी सभी में होता है, जैसे कि हेलोग्राफी में होता है दोस्तों, इसमें भी होता है, कैंसर चिकित्सा में भी होता है दोस्तों, ठीक है, सीडी में, डीवीडी स्कैनर में एवं प्रिंटर में भी, ठीक है, लेजर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करेंगे तो एटॉमिक रिएक्टर में लेजर का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। देखिए लेजर का जो लेजर का जो रासायनिक लेजर का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, देखिएगा लेजर का लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड, ठीक है, इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ देख लीजिएगा, कभी एग्जाम में पूछ भी देता है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है, तो एटॉमिक डिटेक्टर में नहीं होता है, होता किस में वो देखना है, होता है दोस्तों होलोग्राफी में होता है, कैंसर चिकित्सा में होता है, सीडी में, डीवीडी में, स्कैनर में एवं प्रिंटर में भी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। 26 नंबर सवाल देखिए, 26 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा नियोप्रीन, क्या है दोस्तों, नियोप्रीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है, जबकि टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन ये सब क्या है, ये सब थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है, तो नियोप्रीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए 27 नंबर सवाल आपके सामने है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है दोस्तों, याद रखिएगा ये सेरेब्रम में होती है, कहाँ होती है, सेरेब्रम में स्मरण क्षमता यानी कि सोचने की क्षमता कहाँ होती है दोस्तों, सेरेब्रम में होती है। हमारा जो मस्तिष्क है 3 भागों में बटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, यानी हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मानव के मस्तिष्क में स्मरण जो क्षमता होती है वो सेरेब्रम में होती है, कहाँ होती है, सेरेब्रम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बात करेंगे, देखिएगा 28 नंबर सवाल, 28 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। देखिए परमाणु ईंधन के श्रेणी में एक इसमें दोस्तों एक और ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, एक और ऑप्शन दोस्तों नीचे आ गया, यूरेनियम, ठीक है। देखिए बात करेंगे यहाँ पे, सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता दोस्तों, तो परमाणु ईंधन के श्रेणी में कैडमियम नहीं आता है, कैडमियम, इसका संकेत क्या होता है, CD होता है, इसका परमाणु संख्या दोस्तों 48 होता है, कितना होता है 48, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। थोरियम दोस्तों TH होता है, क्या होता है TH, याद रखिए दोस्तों, इसका जो परमाणु संख्या याद रखिएगा, इसका जो परमाणु संख्या दोस्तों 92 होता है, क्या होता है 92, सॉरी दोस्तों, इसका परमाणु संख्या 90 होता है, कितना होता है 90, ठीक है। और प्लूटोनियम का जो परमाणु संख्या दोस्तों याद रखिएगा, प्लूटोनियम का, ठीक है, PU जो प्लूटोनियम जो होता है इसका परमाणु संख्या 94 होता है, कितना होता है 94, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है, तो कैडमियम जो है ये परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि थोरियम, प्लूटोनियम ये दोस्तों, और यूरेनियम, यूरेनियम भी क्या आता है, परमाणु ईंधन के रूप में आता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि परमाणु बम बनाने में काम आता है, ठीक है। कौन कौन सा, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, एक दोस्तों कौन सा है यूरेनियम, ठीक है, और कैडमियम जो है ये नहीं आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम का संकेत U बार होता है, इसका परमाणु संख्या 92 होता है यूरेनियम का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा 29 नंबर, देखिए 29 आपके सामने है कि बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है दोस्तों, तो हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी। देखिए ये हेपेटाइटिस बी जो है दोस्तों ये यकृत को प्रभावित करता है, किसे प्रभावित करता है, यानी शरीर के भाग को, यकृत को यानी कि लीवर को प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये जो है मेन रूप से विषाणु जनित रोग है दोस्तों, विषाणु जनित रोग है, कौन कौन सा, तो हेपेटाइटिस बी, ठीक है। और ये जो है बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है दोस्तों। रेबीज का टीका दोस्तों याद रखिएगा, तो रेबीज का टीका खोज किसने किया था, ठीक है, रेबीज का टीका खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने, लुई पास्चर, ठीक है, याद रखिएगा लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोज किया था। रेबीज का टीका कब लगाया जाता है, कुत्ते के काटने पर दोस्तों कौन सा टीका लगाया जाता है, तो कुत्ते जब काट लेते दोस्तों उसको रेबीज का टीका लगाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पोलियो का टीका दोस्तों किसने खोज किया था, तो जॉन साल्क, याद रखिएगा जॉन साल्क ने पोलियो का टीका खोज किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे कि चेचक का टीका खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोज किया था, ठीक है, और पोलियो का टीका जॉन साल्क ने, रेबीज का टीका लुई पास्चर ने, हेपेटाइटिस याद रखिए दोस्तों, हेपेटाइटिस जो है मेन रूप से ये विषाणु जनित रोग है और ये जो है यकृत को प्रभावित करता है, और बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है, ठीक है। ये आपका सवाल था आज का लास्ट सवाल, 30 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 30 नंबर सवाल आपके सामने है
कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, ये बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ये कहाँ है? बेंगलुरु में है दोस्तों, ठीक है। और बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का भी मुख्यालय है, याद रखिएगा। इसरो का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये कहाँ है? ये दोस्तों बेंगलुरु में ही है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसरो का जो स्थापना हुआ ये 1969 में हुआ। कब हुआ है? 1969 में। इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो सोमनाथ है। कौन है दोस्तों? सोमनाथ, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।